नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। आज का व्लॉग एक Q&A सेशन रहने वाला है, जहाँ मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ रिलेटेड टू माय सीरीज ऑफ व्लॉग्स अ स्टोरी अनटोल्ड के। मुझे काफ़ी डीएम्स आए मेरे कुछ व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से, तो साथ ही साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स और नोन लोगों के क्वेश्चंस भी। तो मैंने सोचा क्यों ना सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाए एक व्लॉग के ज़रिए। तो चलिए मैं कुछ आंसर्स देता हूँ आप ही के कुछ क्वेश्चंस के। मुझे जैसे काफ़ी डीएम्स आए, मुझे ईमेल्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए, साथ ही साथ कुछ नोन लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी किए रिगार्डिंग मेरे इस व्लॉग से रिलेटेड। तो मैं पहले डीएम्स को कवर अप करूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस ईमेल पे आए हैं और उसके बाद जो फ़ोन पे मुझे पूछा गया मैं वो सारे कवर अप करूंगा। जो पहला क्वेश्चन गीता जी पूछते हैं, व्हाट वेर हिज माय फादर्स इनिशियल सिम्टम्स। इनिशियल सिम्टम्स बताने से पहले मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाना चाहूँगा। तो ये बात है जून 2020 की, जब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। तब उनका प्राइमरीली सिम्टम्स जो था वो था बैक पेन। उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन की तकलीफ़ थी, साथ ही साथ उनको नींद ना आना। वो जब भी सोते थे तो उनको नाइट स्वेट्स भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जिसके कारण वो काफ़ी बार अपने बिस्तर से आके लिविंग रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करते थे, बट उधर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता था। और साथ ही साथ वो काफ़ी जल्दी थक जाते थे, तो थकान का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम का। ऐसा नहीं था कि पापा को पहले कोई तकलीफ़ नहीं था, उनको कुछ पहले से ही प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि वो डायबिटिक थे काफ़ी सालों से। साथ ही साथ उनका थायराइड का भी प्रॉब्लम था। और इसके अलावा उनको 2014 में एंजियोग्राफी भी हुआ था, जहाँ पे एक ब्लॉकेज क्लियर हुआ था हार्ट का। तो इसके साथ साथ 2020 में ही मेरी ग्रैंड मदर का भी डेथ हो गया था, जिसके कारण जो भी रिचुअल्स करना रहता था मेरे पापा को, वो रिचुअल्स के दौरान वो टाइमली अपना मेडिसिन्स नहीं ले पाते थे। खाना पीने में भी काफ़ी दिक्कत होना शुरू हो गया था, वो टाइमली कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो जिसके कारण बाद में उनको अल्सर भी डिटेक्ट हुआ था स्टमक में, और गैस का भी प्रॉब्लम्स होता रहता था उसी टाइम पे। और इसके साथ उनको बचपन से उनका एक प्रॉब्लम और एक था, उनको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी था राइट लेग में। तो ये था इनिशियल सिम्टम्स उस वक्त का। दूसरा क्वेश्चन ये भी गीता जी पूछते हैं, आपके फादर को लास्ट स्टेज पे कैंसर क्यों डिटेक्ट हुआ, अर्ली डायग्नोसिस क्यों नहीं हुआ। तो इसमें कुछ ऐसा रहा कि जब पापा का तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगा था, हमने उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। एडमिट जब हुए तब डॉक्टर जब आके उनको चेक किया तो कुछ टेस्ट लिखने को कहा गया था, जैसे बहुत सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह उन्होंने रेकमेंड किया था। तो उसमें से जो सीबीसी टेस्ट हुआ था, उसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल था पापा का, वो बॉर्डर लाइन में आ चुका था। जैसे कि नॉर्मली मेल्स में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होता है 13.5 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर, पर पापा का उस टाइम आया था बिटवीन 7 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि बॉर्डर लाइन में था। जनरली अगर उससे नीचे चला जाता है, जैसे 6-7 के रेंज में आता है, आरबीसी का यूनिट चढ़ता है पेशेंट को। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की भूल चूक रही है। उस टाइम अगर वो एक्सटेंसिव टेस्ट किए रहते कि उनका हीमोग्लोबिन इतना कम क्यों रह रहा है, क्या कारण है, तो शायद हम इस चीज़ को पता लगा सकते थे कि क्या इशू हो रहा है उनके साथ। तो मुझे ऐसा अभी भी फील होता है कि उस मोमेंट में अगर डॉक्टर थोड़ा सा और इसको गहराई से अगर देखते, डॉक्टर ने सिर्फ उनको उनका सिम्टम्स देख के उन्होंने कमज़ोरी समझ के ढेर सारे विटामिन्स
मिनरल्स के आईवी फ्लूइड्स चढ़ाते गए और ऐसे करके उनको ढेर सारा मेडिसिन के साथ डिस्चार्ज कर दिया। संदीप जी पूछते हैं, डू पेशेंट गो टू पैरालिसिस इफ दे हैव ब्लड कैंसर? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट। कैंसर तब होता है जब आपका डीएनए म्यूटेट हो जाता है, तब कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। पापा को ब्लड कैंसर हुआ था और ये जो ब्लड कैंसर था ये इसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं। ये लिम्फोसाइट्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होने से ये कैंसर होता है। अब आप पूछेंगे लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स आपका ही इम्यूनिटी सिस्टम का एक हिस्सा है, वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है। तो जब इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। पापा को बिलो द स्टमक पैरापेरेसिस हो गया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पापा का जो स्कल बोन से लेके उनका थाई बोन तक वो जो कैंसर सेल्स थे वो बोन मैरो में पेनिट्रेट कर चुके थे, जिसके कारण वो नर्व्स को कंप्रेस कर दिया था। तो नर्व को कंप्रेशन होने के बाद उनको पैरापेरेसिस हो गया था। उसके कारण उनको यूरिनरी ट्रैक में भी कोई कंट्रोल नहीं था। वो मोशन पास कर पाते थे लेकिन यूरिन नहीं, जिसके कारण उनको फर्दर यूरिन कैथेटर का सपोर्ट लेना पड़ा था। प्रसन्नजीत जी पूछते हैं, ये कैंसर क्यों और कैसे होता है? तो मैंने ऑलरेडी कुछ मेरे जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में दे दिया था, उसी से फिर से मैं इस चीज़ को इसके आंसर में भी मैं डालना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका डीएनए अगर ऑल्टर होता है या म्यूटेट होता है तो कैंसर होता है। अब आप पूछेंगे कि डीएनए ऑल्टर या वो चेंज क्यों ही होता है? बेसिकली जो भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या सराउंडिंग के आसपास रहता है उनका डीएनए ऑल्टर हो सकता है। कार्सिनोजेनिक हर वो केमिकल है जो जिससे आपके फूड के थ्रू इंटेक होता है बॉडी में, पानी के थ्रू इंटेक होता है बॉडी में, या फिर यूवी रेज से भी आपको आपका डीएनए ऑल्टर हो सकता है। इसके साथ ही साथ पेरेंट्स के जीन ट्रांसफ़र होने से भी बच्चों को ये चीज़ हो सकता है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो सब केमिकल से आप दूर हो जिससे कैंसर शरीर में बनता हो। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो जो भी स्मोक करते हैं उनको कैंसर होने के बहुत हाई रिस्क होता है। अगला क्वेश्चन प्रसन्नजीत जी पूछते हैं, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एयरलिफ्ट और टोटल खर्चा कितना पड़ता है? आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, सपोर्ट चाहिए हो, ऐसे में कमर्शियल एयरलाइंस काम नहीं आते हैं। ऐसे मोमेंट में आपको एयर एम्बुलेंस बुक करना पड़ता है। तो मेरे पापा को उस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, वो बेड रिडन थे। तो हमने सबसे पहले तो इंडिगो ऑफिस जो कि नोएडा में है, आप उनको फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आप गूगल में उनका नंबर ले सकते हैं और डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उनके हेड ऑफिस में, या फिर वेबसाइट में ही उनका एक कस्टमर ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल एड्रेस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप कौन से दिन में फ्लाई करना चाहते हैं, पेशेंट को लेके जाना चाहते हैं, ऐसा क्वेरी डाल सकते हैं। तो वहाँ से फिर आपको रिवर्ट बैक एक ईमेल तुरंत आ जाता है, विदिन 6 आवर्स के अंदर वो आ जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देने पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट कौन है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है। इसके साथ ही आपको मेक श्योर करना है कि पेशेंट फिट टू फ्लाई है, एज इन आपका जो भी प्राइमरी डॉक्टर है उनसे एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको आपका अगर ये सारे डिटेल्स आप जब उनको सबमिट करते हैं तो वहाँ से वो आपको बताते हैं
कि आप उस डेट में फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीट सारे बुक हो सकते हैं, तो वो पैसेंजर के तो कैंसिल नहीं करेंगे किसी के भी, तो उन लोग अपना एक डेट देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट में अवेलेबल है सीट। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, जब मेरे पापा का हमने एयरलिफ्ट कराने के लिए जब प्रोसीजर चल रहा था, तो हमने उनको लेके गए थे 21 जून 2021 को। तो हमने स्टार्ट कर दिया था कम्युनिकेट करना अराउंड 19 जून से, तो वहाँ से हमको 19 जून को ही रिवर्ट बैक आ गया था कि 20 को नहीं हो पाएगा फ्लाइट, 21 को उनका अवेलेबल है। तो हमने फिर कहा कि ठीक है 21 हम डन कर देते हैं। अभी बात ये है कि पापा बेड रिडन थे, तो स्ट्रेचर का रिक्वायरमेंट था, वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है एयरलिफ्ट कराने के लिए। देखिए आप व्हीलचेयर से भी ले जा सकते हैं, अगर पेशेंट वॉक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आप सीट में ही बैठा के ले जा सकते हैं। तो पापा क्योंकि बेड रिडन थे तो उनको स्ट्रेचर की रिक्वायरमेंट थी, तो स्ट्रेचर का कॉस्ट 30,000 पड़ा था उस वक्त। और स्ट्रेचर जो है वो आपका 3 रो के सीट को निकालने के बाद जाके स्ट्रेचर डलता है, तो वो 9 सीट के भी फेयर आपको पे करना पड़ता है। तो वो हमारा लगभग पड़ गया था कुछ 1.3 लाख के आसपास। ये सिर्फ पेशेंट का कॉस्ट है, उसके अलावा अटेंडर का कॉस्ट अलग होता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग गए तो 2 लोगों का जो भी सीट का चार्जेस होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो सिमिलरली हमारा जब हम बैंगलोर से रायपुर पापा को लेके आए थे तो ऑलमोस्ट वैसा ही खर्चा पड़ा था। तो इन टोटल हमारा 2.5-2.7 लाख के बीच में खर्चा हुआ था आना जाना। अगला क्वेश्चन, ये एक नॉन पर्सन से क्वेश्चन आया है। मुनमुन जी पूछते हैं, रामकृष्ण हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है, क्या आप रेकमेंड करेंगे? मुझे आज भी काफ़ी गुस्सा आता है उस हॉस्पिटल का नाम जब भी मैं सुनता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि उस हॉस्पिटल ने अगर पापा का केस डिले नहीं किया रहता तो शायद चांसेस थे कि वो आज हमारे बीच में होते। तो ऐसा क्या हुआ, मुझे इतना गुस्सा क्यों है उस हॉस्पिटल के लिए, मैं आपको आज बताता हूँ। तो जब पहली बार पापा एडमिट हुए थे, उनका सीबीसी में हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। तो डॉक्टर्स ने उनका वैसा एक्सटेंसिव कुछ देखा नहीं, टेस्ट फर्दर किया नहीं, बस कमज़ोरी है बोल के ढेर सारे मेडिसिन, विटामिन्स मिनरल्स वाले दवाइयाँ दे के और रेगुलर जो मेडिसिन उनका चलता था थायराइड ये सब का दे के छोड़ दिया। जब 3-4 महीने बाद में जब दोबारा से पापा एडमिट हुए, उसके अगले दिन ही हमको पता चल गया था कि उनको कुछ एक कैंसर है। इनिशियली तो बोन कैंसर है ऐसा बता रहे थे डॉक्टर। कैंसर है जब पता चल गया था तो जो हमारे प्राइमरी कंसल्टेंट थे, वो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे, उनको केस इमीडिएटली विड्रॉ कर लेना था और ऑन्कोलॉजिस्ट को दे देना था। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है, उनके लिए ये टाइप के पेशेंट एक लॉन्ग रन पेशेंट थे, जिनको बस रख दो अपने अंडर और जितना हो सके लंबा खींचते जाओ ताकि उनका जो भी जैसा भी उनका बिजनेस मॉडल होगा उससे उनको पैसा मिलता रहे। तो हुआ ये कि वो डॉक्टर कभी भी अपना ये जो पापा का केस था वो ऑन्कोलॉजिस्ट को हैंडओवर किए ही नहीं। साथ ही साथ वो डॉक्टर के एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इतना कि जब मैं सेकेंड ओपिनियन लेके भी गया था तो उन्होंने मेरा जो शीट था, जो फाइल था, उन्होंने फेंक दिया था और ये फेंक के ये बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं। उस वक्त हाँ मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप था, तो मैंने उस टाइम आर्ग्यू नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं, डॉक्टर भी एक इंसान है और वो भी गलती कर सकता है, उन्होंने वो केस ना ऑन्कोलॉजिस्ट को दिया
वही वो केस को देखते रहे और ऐसे ऐसे मेडिसिन, ऐसे ऐसे दवाइयाँ देते गए जहाँ पे पापा का हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा और मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस बात होता है। जिनका अच्छा खासा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है तो लोग अच्छा बोलते हैं। मेरे साथ पर्सनली उस मोमेंट में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, तो मैं कभी भी रामकृष्ण किसी के लिए भी रेकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली उन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के अंडर। अगला क्वेश्चन गिरीश भाई पूछते हैं, रायपुर में बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल कौन सा है? रायपुर में कैंसर हॉस्पिटल तो अगेन ये मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं बात करूँगा। तो रायपुर में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ। MMI हॉस्पिटल है, रामकृष्ण हॉस्पिटल है, संजीवनी हॉस्पिटल है, मित्तल कैंसर केयर हॉस्पिटल है, बाल्को मेडिकल सेंटर है और इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ नए हॉस्पिटल्स भी ओपन हुए हैं। जैसे मेरे घर के पास रेडिएंट कैंसर केयर हॉस्पिटल है। तो कैंसर केयर हॉस्पिटल है रायपुर में, काफ़ी सारे हैं, करीब करीब 6 से 7 हॉस्पिटल आपको इजीली मिल जाएंगे। मैंने बाल्को मेडिकल सेंटर चूज़ किया था और मैं यहाँ पे खुलकर ये भी कहूँगा कि बेस्ट अगर कोई कैंसर केयर हॉस्पिटल मुझे जो पसंद आया वो बाल्को मेडिकल सेंटर ही है। वहाँ के डॉक्टर एक तो बाहर स्टेट से भी आए हैं, काफ़ी अलग अलग स्टेट से डॉक्टर है और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स आपको भरपूर टाइम देते हैं, आपके साथ काउंसलिंग रूम में बैठते हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल बात भी आपसे आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, कुछ ये नहीं है उनका। और उनका ऐसा भी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती पेशेंट को रखें और लंबे टाइम के लिए उनका ट्रीटमेंट करते रहे, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो बेस्ट कैंसर केयर हॉस्पिटल अगर रायपुर में आप कोई खोजेंगे तो वो बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर वाला, वो हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। गिरीश भाई का और एक सवाल, क्या नर्सिंग केयर घर के लिए ज़रूरी होता है? देखिए, फुल टाइम नर्सिंग केयर की ज़रूरत ये तो पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए बताना चाहूँगा। मेरे पापा बेड रिडन थे और उनका टेक केयर करने के लिए मैं और मेरी मम्मी ही थे और मुझे हॉस्पिटल से कुछ बेसिक ट्रेनिंग मिला हुआ था। अब आप पूछेंगे कि ये हॉस्पिटल भी ट्रेनिंग देता है? तो हाँ, अभी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपको हॉस्पिटल से कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे कि पापा का यूरिन कैथेटर लगा हुआ था, तो वो कैथेटर को कैसे साफ़ किया जाता है, अगर वो मैल से जाम हो जाता है तो उसको कैसे फ्लश करके क्लीन किया जाता है। इसके अलावा अगर बेड सोर होता है तो बेड सोर पे कैसे बेड सोर का मैनेजमेंट किया जाए, ये भी बताते हैं। आपको बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। आपको इंजेक्शन देना या कैन्यूला लगाना, ये सारा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके लिए प्रोफेशनल नीड की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी तो उनको टाइम दे ही रहे थे, लेकिन जब नर्स को हमने अपॉइंट किया 24/7 वो जब हमारे साथ रहने लगे, तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। क्योंकि अकेला मैं व्हीलचेयर में उनको शिफ्ट करके अकेले करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बैक पेन भी होती थी। तो वहाँ पे वो नर्स मुझे हेल्प करती थी, या फिर उनको कभी कुछ हेल्प की ज़रूरत होती थी, जैसे पेशेंट का मूवमेंट होता है, जैसे कि हम बिस्तर पे सोते हैं तो एक मूवमेंट होता है, करवट होता है, तो अगर करवट बदलना होता है तो ये सब नर्स टेक केयर करते हैं आवरली बेसिस में। वो उनको कहाँ पे मूवमेंट करना रहेगा ताकि बेड सोर प्रिवेंट कर सके। और इसके अलावा जैसे राइल्स ट्यूब डलता है तो राइल्स ट्यूब में फीडिंग बराबर से हो रहा है कि नहीं, तो ओवरऑल वो पेशेंट का पूरा टेक केयर करते थे। बॉडी क्लीनिंग हो गया,
और इसके साथ साथ उनको मेडिसिन्स देना हो गया, या इसके अलावा उनका जो भी मोशन का हो गया या उनका मॉर्निंग का जो रूटीन हो गया, ये सब के लिए भी नर्स काम करते थे। तो हाँ, नर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऐसे केसेस में। अगला क्वेश्चन प्रियंका जी पूछते हैं, उनका एक्चुअली सेम टॉपिक में मल्टीपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहला, मेरी एक फ्रेंड है, उसको अपने मदर के लिए फंड रेज करना है, तो वो कैसे करते हैं, प्लीज़ हेल्प। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये रिलायबल फंड रेजर है। तीसरा, क्या इस पे टैक्सेस लगते हैं। चौथा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये क्राउड फंडिंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा, और जैसे कि आप मुझे बोले कि आपकी फ्रेंड के मदर के लिए फंड रेज करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूँ, और ये मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले गया था keto.org में, और वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारा इनपुट किया, फिर मैंने पेशेंट के डिटेल्स वगैरह सारे इनपुट किया, फिर मैं पेशेंट का क्या लगता हूँ वो सब भी पूरा देना रहता है, और उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब जैसा जैसा मांगता है आपको वो सब देना रहता है, आपके फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ देना रहता है। तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है उस प्लेटफॉर्म में। तो क्रिएट होने के बाद आप चाहे तो अपने वे से खुद प्रमोट कर सकते हैं, एज इन आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, अपने सर्कल पे, फेसबुक पे, या अलग अलग सोशल मीडिया में। अभी यहाँ पे दो चीज़ होती है। पहला कि आप खुद अपना जो कॉज है उसको खुद प्रमोट करके फंड इकट्ठा करना। दूसरा कि आप वो जो प्लेटफॉर्म है उनके भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपको कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल जनरेट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 दिन में उनका कॉल आता है। तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप इसको अकेले कैंपेन रन करना चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए रहता है। प्रोफेशनल हेल्प एज इन उनकी एक मार्केटिंग टीम रहती है, वो क्या करती है कि वो आपको आपका जो भी फ्लायर्स होता है वो डिज़ाइन करते हैं। अगर केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो ऐड बनाने के लिए भी आते हैं, उनकी एक टीम होती है वो आती है। तो उनके लिए उनका कुछ एक सर्टेन चार्जेस भी रहता है, वो एज इन अभी मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था। तो उनका ऐसा होता है कि जो टोटल अमाउंट रहता है उसका 2 to 3% का कुछ चार्जेस, जो भी आप फंड रेज करते हैं वो अमाउंट का कुछ 2 to 3% उनका चार्ज रहता है। और क्योंकि मैं keto.org में सोलो किया था, एज इन मैं किसी का हेल्प नहीं लिया था, उसमें भी जब मुझे फाइनल अमाउंट, जब मुझे जो भी डोनेशन अमाउंट मिला था, जब मैं उसको विड्रॉ कर रहा था उसमें भी कुछ चार्जेस डिडक्ट हुआ था, एज इन उसका जो भी सर्विस चार्जेस होता है प्लेटफॉर्म का वो डिडक्ट होता है। और इसके अलावा मुझे जब मैं केटो रन कर ही रहा था तो मुझे एक दिन इम्पैक्ट गुरु से कॉल आया था एक रिप्रेजेंटेटिव का, और उन्होंने एश्योर किया कि हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका जो कॉज है, जो कैंपेन है, हम ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करवाएंगे। और उन्होंने ये भी डील किया हुआ था एज इन कि आपका जो भी, उन्होंने क्लियरली बताया था कि आप जो भी फंड रेज करेंगे उसका कुछ परसेंटेज वो एज अ इम्पैक्ट गुरु की टीम, या क्योंकि देखिए वो सब भी काइंड ऑफ बिजनेस ही है तो वो भी कुछ अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ किया। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था ये था, क्या ये रिलायबल फंड रेजर है। हाँ, ये रिलायबल फंड रेजर है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन लाखों ऐसे आते हैं, ऐसे कैंपेन रन होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी केसेस डालेगा और उसको फंड मिलना शुरू हो जाएगा। केटो की टीम भी होती है जो वेरीफाई करती है कि वो केस जेन्युइन है कि नहीं, और जो केसेस जेन्युइन होती है तो वहाँ पे टिक मार्क भी होता है कि हाँ ये वेरीफाइड बाय केटो टीम।
तो ऐसा भी रहता है। तो मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है ये लीगल लगता है, मुझे इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं लगा था। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन था इस पे टैक्सेस के बारे में, तो इसमें keto.org में जो फंड मुझे मिला टैक्सेस का लेके, तो वहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं था। बट इम्पैक्ट गुरु से जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था तब वो बोल रहे थे कि 80D या 80C, मुझे एक्चुअली अभी कंफर्म नहीं है, तो 80C या 80D का तहत कुछ टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन है। वो चीज़ आप उनके जब कैंपेन स्टार्ट करते हैं ना इम्पैक्ट गुरु से, तो आप उनसे वो बात कर सकते हैं और वो आपको बता देगी उनकी टीम। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की कभी ज़रूरत होगी। बट उस टाइम पे ऐसा था कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम लोगों का तब तक का खर्चा, जब तक मैं ये क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं छुआ था, तब तक का हमारा खर्चा नियरली 35-37 लाख के आसपास हो चुका था। और मेरे लिए उस टाइम ऐसा था कि मैं हर एक वो कोशिश करता ताकि मैं पापा को अच्छा कर पाता। तो मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी बेचने का भी था अगर ज़रूरत पड़ता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, देखते हैं यहाँ से हमको कितना क्या सपोर्ट मिल सकता। तो मैंने उसके बाद मैंने कैंपेन रन किया और मुझे एक बहुत ही एक हेल्दी अमाउंट मुझे आया था। और ये अमाउंट जितना मुझे याद है 1.27 के आसपास कुछ मुझे 1.27 लैक्स के आसपास कुछ मुझे मिला था। तो मैं सबको जो भी मुझे उस वक्त हेल्प किया था मेरे बुरे टाइम में, मैं आज के इस ब्लॉग के ज़रिए मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और वो फंड से मैं पापा के इलाज के लिए मैं काम पे लगाया। इसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स अब्रॉड से मुझे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किए थे अमाउंट, और मैं उनसे भी बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। वो मेरे फ्रेंड्स इटली से, मेरे फ्रेंड पोलैंड से, इधर से भी मुझे बहुत हेल्प मिला था। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो ये आज का ब्लॉग का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। अभिजीत भाई पूछते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप बता सकते हो कि अंकल को ऐसा क्या हुआ था लास्ट में? आई एम सॉरी। पापा को काफ़ी सारे तकलीफ़ें थी। लास्ट मोमेंट में उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया था कि अब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। और उन्होंने हमको टाइम भी दे दिया था, एज इन वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने के आसपास ही बच पाएंगे। और कहीं ना कहीं पापा को भी ये बात समझ आ रही थी कि अब शायद वो ठीक नहीं हो सकते और उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। तो उस रात को हुआ ये, वो डेट है 7 दिसंबर 2021। सब कुछ ठीक था। मॉर्निंग में नर्स भी थी, वो राइल्स ट्यूब के ज़रिए उनका जो भी फीडिंग होता था लिक्विड फूड वो सारा उन्होंने अच्छे से लिया। और उसके बाद उनका दोपहर का भी अच्छा खासा वो रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इवनिंग आते आते उनको अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्रीथ करने लगे थे, जैसे कि पता नहीं उनको जैसे उनके सांस की नली में कुछ अटक गया या पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तो हमने उनको ऐसे जब मैंने उनको देखा तो मैं दौड़ते हुए SpO2 का जो डिवाइस, अभी तो कोविड के कारण सबके घर में वो डिवाइस रहने लगा है, तो मेरे घर में भी था। मैंने वो SpO2 जब पापा के फिंगर में लगाया तो मैंने देखा कि वो SpO2 का रीडिंग जो है 30-35 आ रहा था। तो वो रीडिंग देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि उनका SpO2 इतना ड्रॉप कैसे हो गया, क्योंकि वो इंसान
फ्लाई करके वो 2 बार इधर से उधर किए, कभी भी उनका ऑक्सीजन लेवल इतना कम नहीं हुआ था, बट उस दिन उनका ऑक्सीजन इतना ड्रॉप हो गया था। नॉर्मली 95 के ऊपर एक हेल्दी पर्सन का होना चाहिए। पापा को बीमारी था, लेकिन उनका SpO2 कभी भी इतना नीचे नहीं गया। तो वो जाने के कारण वो शॉर्ट ब्रीदिंग करने लगे थे बहुत ज़्यादा, और मैंने इमीडिएटली एम्बुलेंस को, हमारे पास एक एम्बुलेंस का नंबर था, और वो उनको जब भी हम कॉल करते थे ना, वो आते थे, क्योंकि वो करीब 1.5 साल तक हमारे साथ टच में थे। तो वो जब भी प्रॉब्लम होता था ना, इमीडिएटली आए। तो आने के बाद हमने उनको लेके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उनको तुरंत वेंटिलेटर के लिए बात किया कि इनको वेंटिलेटर देना पड़ेगा, क्योंकि इनका ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है बराबर से। तो उनको वेंटिलेटर पे रखे इमरजेंसी रूम पे, और डॉक्टर मुझे काउंसलिंग रूम पे लेके गए और बोले कि इनको शायद तक एसिडिकोस हुआ है। अब ये क्या होता है कि जब बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने से वो ब्लड जो एसिडिक लेवल पे चला जाता है। तो मैंने बोला तो कैसे रहेगा डॉक्टर, क्या होगा? तो बोले कि अभी तो वेंटिलेटर पे है और होश पे अभी है नहीं, और क्या है क्या नहीं, 2 आवर्स बहुत क्रिटिकल होगा, 2 to 3 आवर्स बहुत क्रिटिकल होने वाला है। तो ऐसे बोलने पे मेरे दिमाग में उस टाइम ऐसा था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था पापा को हमने इमरजेंसी ऐसे लेके गए। पापा जाते थे, आईसीयू में भी रहे हैं, होश में भी नहीं रहे, लेकिन वो उनका जो दिल था ना, वो बहुत ही स्ट्रांग था। वो जाते थे ना तो वापस आ जाते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो गए तो हम पूरा होप छोड़ देते थे, ऐसा नहीं। वो हमेशा आईसीयू से निकल के नॉर्मल वार्ड आते थे। तो उस मोमेंट में भी मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद आ जाएंगे वापस। वेंटिलेटर गए तो क्या हुआ, 1-2 दिन में फिर आ जाएंगे, क्योंकि वो हम ऐसे ही जाते थे हॉस्पिटल, ऐसे आते थे, जाते थे आते थे। हॉस्पिटल एक सेकंड घर जैसा हो गया था हमारे लिए। तो ये इंसिडेंट होने के बाद मैं वहाँ पे रुका रहा, वेट कर रहा था डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो उसके बाद डॉक्टर ने 9:20 के आसपास मुझे बताया कि पापा को हार्ट अटैक आया है, और उन्होंने रिवाइव भी कर लिया था पापा को। तो हमने फिर डॉक्टर से पूछा कि जाके कि सर क्या सीन है अभी। तो सर वहाँ पे सर ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं, एक बार अटैक आ चुका है और अभी वैसे होश में है नहीं, वेंटिलेटर पे है। कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है और कुछ भी हो सकता है, आज ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो फिर उसके बाद मैं और मेरी मदर थी उधर हॉस्पिटल में, हम लोग इमरजेंसी में ठीक पापा का इलाज हमारे जस्ट सामने हो ही रहा था। मैं और मम्मी एक साथ खड़े थे। तब हमको दोबारा से 10:30 के आसपास बोले कि उनको और एक हार्ट अटैक हुआ है। तो वो जो हार्ट अटैक हुआ सेकंड वाला, तो वहाँ पे उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। हम देख पा रहे थे कि उनके चेस्ट पे डॉक्टर कंप्रेशंस डाले जा रहे थे। मैं सिर्फ उनको देख रहा था, मम्मी को देख रहा था, और वो इतना इंटेंस सिचुएशन था उस मोमेंट में कि मैं खड़े खड़े वहाँ पे रोने लग गया था कि क्या हो रहा है। अचानक से आ तो जाते थे पापा, लेकिन उस शाम को वो बिस्तर पे ही रह गए। फिर उसके बाद डॉक्टर हमें बुलाए और बोले कि आप आखिरी बार यहाँ पे खड़े रहिए पेशेंट के पास, क्योंकि हमको कुछ वैसा फील नहीं हो रहा है कि वो रिवाइव हो पाएंगे। हालांकि वो मुझे फिर डॉक्टर बॉडी मतलब पापा के पास ले गए वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बोले कि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, क्योंकि आँखों का जो पुतली होती है वो पूरा फैल चुका था और वो लाइट्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो कुछ और मिनट्स के बाद डॉक्टर ने बोला कि हमको उनको मतलब डिक्लेयर कर देना है कि ये नहीं रहे करके। तो ये रहा था हमारा लास्ट का जो पल था। और
उसके बाद तो और कभी आए नहीं घर। जब आए थे तो उनका बस शरीर आया था, वो तो थे नहीं। और तो हाँ, ये था मेरा जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। और ये व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो मैंने सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स बनाया स्टोरी अनटोल्ड का, ये बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे साथ जो भी हुआ मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखा हूँ। और कहीं ना कहीं ये इतना इमोशनल बातें थी मेरे अंदर, मैं इसको बहुत दबा के रखा था, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करता था। बट कहीं ना कहीं ये व्लॉग, ये कैमरा से जब मैं बात करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ऐसा भी फील नहीं होता कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि वो कैमरा को मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, अब वो कैमरा आप लोगों तक हर चीज़ पहुँचा रहा है। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील होता है कि इस डिज़ीज़ के बारे में, जैसे मेरे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, पेशेंट का क्या लाइफ स्पैन रहेगा क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से आपको ये ब्लड कैंसर, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे पूछा और मैंने आपको कोशिश किया पूरा अच्छे से आंसर देने का। अगर आपको फिर भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है आपके दिमाग में या दिल पे कि आपको पूछना है, तो आप बेझिझक मेरे इंस्टा आईडी में पूछ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब के जो ऑफिशियल ईमेल हैंडल है, आप वहाँ पे भी आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। और अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। तो देखते रहिएगा द फील गुड व्लॉग। थैंक यू।